हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहेंगे। अभी अभी हमने ये मास्क जो लगाया है, ये सुरक्षा की दृष्टि से लगाया है। मेरे पास ये अभी बंद रूम है और बंद रूम में हम लोग पढ़ते हैं, जिसके कारण से ये मास्क हम हटा भी सकते हैं। इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आप लोग मास्क नहीं हटाइएगा, आप लोग मास्क लगाए रहिएगा, क्योंकि हमारे देश में ओमिक्रॉन नए वेरिएंट कोरोना का दस्तक दे चुका है और इससे बचकर रहना है। तीसरा लहर न आए, इसके लिए मास्क लगाइए, सुरक्षा रखिए। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसका नाम है गंगा नदी का तंत्र। गंगा नदी तंत्र। तो मैंने ये टॉपिक इसलिए रखा कि हमारे चैनल का नाम है गंगावती। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं पहले अपने चैनल के नाम गंगावती रखा है, तो माँ गंगा के नाम पर कुछ चर्चाएं हो जाए। तो ये टॉपिक मैंने इसलिए रखा कि गंगा नदी तंत्र हमारे देश में आखिरकार किस प्रकार की है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर मिल जाती है, उसका मुहाना कहाँ है और उसमें कौन कौन सी नदियाँ उसकी सहायक है। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ वीडियो को देखते जाइए और समझ में आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। समझ में ना आए तो सब्सक्राइब नहीं करना है, किसी के दबाव में आकर सब्सक्राइब नहीं करना है जब तक कि समझ में ना आ जाए। अगर समझ में आए तो किसी से पूछना नहीं है, आंख मूंद कर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पढ़ना है हमसे, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर जानकारी लेना है, तब सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं उस लायक हूँ या नहीं, पहले आप देखिए, पढ़िए और समझिए। तो आइए चलते हैं गंगा नदी के तंत्र पर। तो सबसे पहले गंगा नदी का उद्गम स्थल के बारे में हम जानेंगे। हमारे देश में ये मेरे पास एक मानचित्र है जो अभी आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि उसमें वो सेपरेट है। तो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड में एक हिमानी है जिसका नाम है संतोपत। एक हिमानी है जिसका नाम है संतोपत। उस हिमानी से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है पहले ये देखते हैं। संतोपत। इस संतोपत हिमानी से एक नदी है जिसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा। ये धौली गंगा नदी निकल कर आती है और दूसरी तरफ एक नदी है जो निकलता है बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ से ये बद्रीनाथ से एक नदी निकलता है जिसका नाम है विष्णु गंगा कहे या अलकनंदा कहे। ये अलकनंदा ये अलकनंदा नदियाँ निकल कर के बद्रीनाथ से आती है और धौली गंगा नदियाँ निकल कर संतोपत हिमानी से आती है। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि हिमानी क्या होता है। तो हिमानी एक ऐसा बर्फ का पहाड़ होता है, ग्लेशियर होता है जो पिघलता नहीं है, बहुत धीमी गति से पिघलता है। अगर हिमानी बहुत तेज़ी से पिघलने लगे तो हमारे पास आसपास में हमारे देश में पानी का स्तर बहुत ऊंचा बढ़ जाएगा और जहां बाढ़ नहीं जाती है वहां भी बाढ़ पहुंचने लगेगा। तो हिमानी एक बर्फ का पहाड़ होता है जहां से नदियां निकलती है और ये बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है और संतोपत हिमानी से ये धौली गंगा नदी निकलती है। दोनों नदियों के मिलन स्थल जहाँ होता है उसको हम लोग प्रयाग कहते हैं या संगम कहते हैं। तो जब दोनों नदियाँ मिलती है तो यहाँ पर एक संगम बनता है यानी प्रयाग बनता है। इस प्रयाग को हम किस नाम से जानते हैं? तो सबसे पहले
पंच प्रयाग के आप नाम सुने होंगे। उस पंच प्रयाग में पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग मिलन स्थल को ही प्रयाग कहते हैं या संगम कहते हैं। तो ये जो मिलन स्थल है इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। अब मिलन स्थल के बाद यहाँ से कौन सी नदियाँ आगे बढ़ेगी, या तो धौली गंगा बढ़ेगी या अलकनंदा बढ़ेगी। दोनों नदियाँ में से किसके नाम से ये नदी आगे बढ़ेगी ये पहले जानिए। तो ज्योग्राफी के नियम के अनुसार ये कहता है कि दोनों नदियों के मिलन स्थल पर ठीक उससे पहले दोनों नदियों की गहराई को मापते हैं और जिसकी गहराई ज़्यादा होती है उसी के नाम से वो नदी आगे बढ़ता है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे दोनों नदियों की गहराई को हम मापते हैं या दोनों नदियों की गहराई को मापा गया तो पाया गया कि अलकनंदा जो नदियाँ है इसकी गहराई यहाँ पर ज़्यादा है और धौली गंगा जो नदियाँ है इसकी गहराई थोड़ा कम है। तो जहाँ दोनों मिल गई वहाँ से जब नदी आगे बढ़ेगी तो जिसकी गहराई ज़्यादा है उसी के नाम से आगे बढ़ेगी। तो अलकनंदा की गहराई यहाँ पर ज़्यादा थी इसीलिए इसी के नाम से अलकनंदा आगे बढ़ती है। और अलकनंदा जैसे ही आगे बढ़ती है यहाँ पर एक और नदी निकल कर आता है जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी, ये नंदाकिनी नदियाँ आकर के अलकनंदा में मिल जाती है। अब मिलने के स्थान पर फिर दोनों नदियों की गहराई को मापते हैं, अलकनंदा की और नंदाकिनी की। दोनों नदियों की गहराई मापेंगे। मापने के बाद जिस नदी की गहराई ज़्यादा होगी वही नदी आगे बढ़ती है, उसी के नाम से वो नदी आगे चलती है। तो फिर यहाँ पे अलकनंदा नदिया की गहराई ज़्यादा थी इसीलिए अलकनंदा के नाम से फिर ये नदी आगे बढ़ी। लेकिन यहाँ जो मिलन स्थल हुआ, ये जो संगम हुआ, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो जब नंदाकिनी नदी मिली तो इसको नंद प्रयाग बोलेंगे। नंद प्रयाग, नंद प्रयाग बोलेंगे इसको। आप पंच प्रयाग के नाम सुने होंगे। उस पंच प्रयाग में आज हम आपको पांचों प्रयाग के बारे में आपको दिखा देंगे कि कौन कौन से वो हैं। आपको पहला प्रयाग दिखाई दे रहा है कि अलकनंदा और धौली गंगा दोनों नदियों को मिलन स्थल को विष्णु प्रयाग कहते हैं। ये प्रयाग नंबर 1 हो गया। आगे अलकनंदा नदियाँ बढ़ती है तो नंदाकिनी नदी आकर के मिल जाती है। इसके दोनों नदियों को मिलन स्थल को फिर नंद प्रयाग करते हैं। फिर यहाँ से दोनों नदियों की गहराई मापने के बाद अलकनंदा नदी गहरी नदी है इसलिए अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ी तो एक और नदी इसमें आकर के मिल जाती है जिसका नाम है पिंडार नदी। ये पिंडार नदी जब आकर के मिलती है तो इसके मिलन स्थल को फिर एक प्रयाग कहते हैं। वो किस नाम से जाना जाता है? तो कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग, ये आपका प्रयाग नंबर 3 हो गया। ये प्रयाग नंबर 2 हो गया। तो अभी तक आपने 3 प्रयाग के बारे में जाना। अब यहाँ पर फिर पिंडार नदी मिलती है, अलकनंदा नदियाँ मिलती है। दोनों के मिलन स्थल को कर्ण प्रयाग कहते हैं। दोनों की गहराई यहाँ पर मापी जाती है। अलकनंदा ज़्यादा गहरी है इसलिए फिर यहाँ से अलकनंदा के नाम से ये आगे बढ़ती है। जैसे आगे बढ़ती है यहाँ से अब दूसरी तरफ आप नाम सुने होंगे केदारनाथ का। केदारनाथ, अब केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब यहाँ पर नंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा में मिली तो ये नंद प्रयाग हो गया। जब मंदाकिनी आकर के यहाँ पर मिलेगी तो यहाँ पर रुद्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इस प्रयाग को हम रुद्र प्रयाग के नाम से जानते हैं। रुद्र प्रयाग, ये आपका प्रयाग नंबर 4 हो गया। आप 4 प्रयाग के बारे में जान गए। पंच प्रयाग के बारे में जानना है। ये मंदाकिनी नदियाँ आकर के जब अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ पे अब मंदाकिनी नदी की गहराई मापेंगे और अलकनंदा नदी की गहराई मापेंगे। भूगोल कहता है कि जब 2 नदियाँ आपस में मिलती है तो
वहाँ से ठीक पहले दोनों नदियों की गहराई को मापते हैं और जिस नदी की गहराई ज़्यादा होती है उसी नदी के नाम से हम आगे बढ़ेंगे, ये भूगोल कहता है। तो चलिए, दोनों की गहराई जब मापा गया तो मंदाकिनी नदी से ज़्यादा गहराई अलकनंदा की हो गई, इसलिए फिर आगे जब बढ़ती है तो अलकनंदा के नाम से भी आगे बढ़ती है। अब चलिए, अब आगे देखते हैं कि अब ये अलकनंदा नदी में कौन सी नदी आकर मिलेगी। और आप सुने होंगे कि गंगा नदी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। थोड़ा सा हम देहात में हैं, इसलिए ये वीडियो बनाने में कठिनाइयाँ आ रही है। बगल से गाड़ी गुजरती है, साइकिल गुजरता है, मोटरसाइकिल गुजरता है, ये सारी आवाज़ें हमारे माइक में आ जाती हैं और बच्चे हमारे शांत होकर के पढ़ते हैं। क्या जी, अरे पगला, तू गधा है क्या? हम इधर पढ़ा रहे हैं, तू उधर देख रहा है। उधर क्या है? गंगा नदी का अफवाह इधर चल रहा है। जिस प्रकार से गंगा नदी का वेग है उसी प्रकार से तुमको तेज बनाएंगे। तुम केवल इस बोर्ड पर ध्यान बनाए रखो। तुम्हारे भी घर में किताब, ये सब बातें किताब में है कि नहीं है? ये सारी चीज़ें किताब में है। कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा विद्यार्थी है जिसके घर में 10 गो ज्योग्राफी का किताब नहीं है? कोई ऐसा बच्चा है जिसके घर में इतिहास का किताब नहीं होगा, लुसेंट का किताब नहीं होगा, यूनिक का किताब नहीं होगा। बड़ा बड़ा मोटा मोटा किताब है, लेकिन सारे किताबी ज्ञान किताब में ही रह जाते हैं। उसको निकाल करके और यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचा देना, ये हमारा काम है। ये हम भी जानते हैं कि ये सब किताब में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये बता रहे हैं इसलिए कि तुम्हारे यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचाना है। जब एग्ज़ाम में जाओगे तो किताब काम नहीं आएगा, यहाँ से जो आएगा वही यहाँ पहुँचेगा और उसी को तुम बनाओ। इसीलिए यहाँ ध्यान दो, और यहाँ जब ध्यान दोगे तो एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा है। तो चलिए आगे विषय वस्तु पर आते हैं। तो ज्योग्राफी कहता है कि जब दो नदियों के मिलन स्थल एक साथ जब होती है तो उसके ठीक पहले उसकी गहराई को मापते हैं और मापने के बाद जिस नदी की गहराई ज़्यादा होती है उसी के नाम से आगे बढ़ता है। तो फिर यहाँ पर मंदाकिनी नदी की गहराई मापा गया और अलकनंदा की मापा गया। दोनों की गहराई अगर मापने के बाद अलकनंदा की गहराई ज़्यादा हो गई, इसलिए अलकनंदा के नाम से फिर ये आगे बढ़ती है। उसके बाद आप लोग ये भी जानते होंगे कि बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी की उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है? उद्गम क्या होता है? जहाँ से जो नदियाँ निकलना शुरू करती है, जहाँ से जो नदी निकलती है उसको उद्गम कहते हैं, और जहाँ जाकर किसी नदी में मिल जाती है या समाप्त हो जाती है उसको मुहाना कहते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ से वो निकलती है, ये आपको एग्जाम में बार बार पूछता है। और खास करके वही एग्जाम में पूछता है, खलासी, चपरासी, ट्रेकमैन, पुलिस, यही सब में पूछता है। और जैसे थोड़ा सा ऊपर जाइएगा ना, बीपीएससी में, यूपीएससी में, पीसीएस के लेवल में, तो वो ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि गंगा कहाँ से निकलती है, क्योंकि वो जानता है कि गंगा नदी निकलती नहीं। गंगा नदी एक तंत्र है, संरचनात्मक रूप से उसका निर्माण होता है। वो सेटर सब जानता है, उतना बेवकूफ़ नहीं रहता है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार के एग्जाम में बैठे हैं। खलासी वाला है, गैंगमैन है, चपरासी है कि पुलिस है। अगर ये सब है तो आँख मुझ के मार दीजिए कि गंगा गंगोत्री से निकलती है। लेकिन जैसे ऊपर जाइएगा तो ये सब कुछ नहीं पूछेगा, वहाँ पर चक्रिया जाइएगा तो अब क्या करिएगा, वहाँ पर ये समझ में आएगा कि अरे यहाँ तो दूसरे प्रकार से पूछ दिया। यहाँ गंगा नदी के बारे में अब क्या लिखें, कॉलम से कैसे लिखें, जब लिखना आ जाएगा बीपीएससी में, यूपीएससी में, आईएएस लेवल, पीसीएस लेवल में, तो कैसे लिखिएगा। तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। रटना नहीं है, रटना तो किताब की बात है। रटने के लिए तो बहुत लोग रटते हैं। हम भी जब पहले शुरू में कंपटीशन की तैयारी करना शुरू किए थे तो हम भी सोच रहे थे कि रटने वाली चीज़ है, जीके जीएस रट जाएंगे, लेकिन नहीं, ये रटने वाली चीज़ नहीं है। ये तो आधार है, आधार। केवल उसको रट जाएंगे और जाके एग्ज़ाम में मार देंगे 2-4 को। लेकिन जैसे ही आप ऊपर लेवल के एग्ज़ाम देंगे आईएएस पीसीएस के, उसमें रटने रटाने की बात नहीं होती है। आपके दिमाग में क्या उपज आया उससे, ये एग्ज़ाम उसमें पूछा जाता है। तो गंगा नदी के बारे में बार बार पढ़े होंगे
कि गंगा गंगोत्री से निकलता है, जो कि उत्तराखंड के एक उत्तर काशी जिला है। उत्तर काशी जिला से गोमुख जगह का नाम है, वहाँ पर एक गंगोत्री हिमानी है। इसी गंगोत्री हिमानी से यहाँ से निकलता है, जिसका नाम है भागीरथी नदी। और यही भागीरथी नदी, भागीरथी मुख्य रूप से गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि धरती पर माँ गंगा को लाने का श्रेय राजा भागीरथी की तपस्या ही है। उन्होंने ही अपने 60,000 पूर्वजों को माँ गंगा के जल से अर्पण करने के लिए तपस्या किए थे। उनके पहले कई पीढ़ियों तक उनके पूर्वजों ने तपस्या किया, लेकिन उनको लाभ नहीं मिला। लेकिन राजा भागीरथ ने तपस्या करके माँ गंगा को धरती पर लाए, और यही गंगा माँ आज तक हमारे पृथ्वी पर रहती है। वरना चलिए ध्यान देते हैं, भागीरथी नदी जो निकलती है गंगोत्री से निकलती है, और ये आकर के आपको अलकनंदा में मिल जाती है। अब ये भागीरथी जो है, भागीरथी नदी मिलने से ठीक पहले इसकी एक सहायक नदी है, जिसका नाम है भिलंगना नदी। भिलंगना एक छोटी सी नदी है जो आकर के आपको भागीरथी में मिल जाती है। इसका मुहाना भागीरथी नदी है, और यहीं पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना, यहीं पर एक बांध बनाया गया है। तो ये जो टिहरी बांध परियोजना है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे है, तो हम क्या मानते हैं कि भागीरथी नदी पे है। तो ये मुख्य रूप से भागीरथी नदी है, जिसकी गहराई भिलंगना से ज़्यादा है। फिर यहाँ इससे जब आगे बढ़ी तो भागीरथी के नाम से ये आगे बढ़ती है, भागीरथी, क्योंकि ये भिलंगना से इसकी गहराई ज़्यादा है। भागीरथी के नाम से आगे बढ़ेगी, और भागीरथी जाकर अलकनंदा में मिल जाती है। जब मिलती है तो इसके स्थान को संगम कहते हैं या प्रयाग कहते हैं। उसी को संगम कहेंगे, उसी को प्रयाग कहेंगे। तो ये जब मिलने के स्थान को क्या कहते हैं, तो अंत में 5वां प्रयाग आपका है देव प्रयाग। ये देव प्रयाग हो जाता है मिलने के बाद। तो देव प्रयाग में आपका 5वां प्रयाग क्लियर हो गया। आप 5 प्रयाग को देख सकते हैं, ये कौन कौन से हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। तो संतोपथ हिमानी से धौली गंगा निकलती है, अलकनंदा निकलती है, दोनों मिलती है तो विष्णु प्रयाग। ठीक, इससे ठीक आगे बढ़ते हैं, दोनों नदियों की गहराई मापते हैं। जिसकी गहराई ज़्यादा होती है उसको आगे उसी नाम से जानते हैं। अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, नंदाकिनी नदी आकर इसमें मिल जाती है। मिलने के स्थान को नंद प्रयाग कहते हैं। फिर अलकनंदा की गहराई ज़्यादा हो जाता है, अलकनंदा के नाम से ये नदी आगे बढ़ती है। एक और नदी पिंडार नदी आके मिल जाता है, इसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। जैसे ही अलकनंदा नदी फिर आगे बढ़ती है, यहाँ एक नदी है जिसका नाम है मंदाकिनी, जो केदारनाथ से निकलती है और आकर के अलकनंदा में मिल जाती है। इसके मिलन स्थल को कहते हैं रुद्र प्रयाग। अब ये फिर ये मंदाकिनी और अलकनंदा नदी दोनों मिल करके और आगे अलकनंदा के नाम से चलती है, क्योंकि अलकनंदा की गहराई ज़्यादा है। और जैसे ही आगे ये बढ़ती है अलकनंदा नदी, एक तरफ से ये आपका उत्तर काशी जिला गोमुख स्थान से गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है, और ये आकर सीधा अलकनंदा में मिल जाती है। इसके मिलन स्थान को देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। और ये जो नदी है भागीरथी, मुख्य रूप से इसी को गंगा कहा जाता है। और ये मिलने के बाद यहाँ से अब किस नाम से चलेगी, तो यहाँ से अब गंगा नदी के नाम से चलती है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यहाँ, तो आपको पहला जो मैदानी क्षेत्र है वो मिलता है हरिद्वार। क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, तो सबसे पहले कहाँ से प्रवेश करती है, तो हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। अभी तक हम लोग केवल पहाड़ी क्षेत्रों में थे। अभी तक हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे थे, ये केवल उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोग घूम रहे थे। अब यहाँ से हम लोग मैदानी क्षेत्र में चलेंगे कि आखिरकार ये जो गंगा नदी है, यहाँ देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियाँ मिल जाती है।
उसके बाद यहाँ से ये गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी। अब यहाँ से ये गंगा नदी चलती है। गंगा नदी अभी तक हम लोग पहाड़ों में घूम रहे थे, अब मैदानी क्षेत्र में चले गए। जैसे मैदानी क्षेत्र में चलती है, ठीक हरिद्वार के बाद आगे जैसे बढ़ती है ये गंगा नदी, आपको मिलेगा प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज। इसका पुराना नाम इलाहाबाद है। ये प्रयागराज जो है ये बहुत फेमस स्थल है। यहाँ पर भी एक नदियाँ आकर मिलती है, जैसे आप इसके नाम सुने होंगे यमुना नदी। तो यमुना जो नदी है, यमुना यमुनोत्री हिमालय से यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और जाकर के प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। ये आपका जो नदी है यमुना है, यमुना यमुना। आगे चल के हम एक पढ़ेंगे जमुना नदी। पहले यमुना नदी के बारे में जानते हैं। तो हमारे देश में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर ये गंगा नदी की लंबाई है। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जमुना नदी है, जिसकी लंबाई 1370 किलोमीटर है। ये भी पूछता है एग्जाम में कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो जमुना नदी है। इसकी लंबाई 1370 किलोमीटर है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है, जिससे हर एक भारतीयों की आस्था जुड़ी रहती है। चलिए, तो यमुनोत्री हिमखंड से या यमुनोत्री ग्लेशियर से ये आपका यमुना नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है। और निकलने के बाद रास्ते में जैसे आती है, हमारा एक राज्य है मध्य प्रदेश, वहाँ से इंदौर के नाम सुने होंगे, इंदौर एक शहर है। इसके ठीक बगल में मऊ एक स्थान है, जहाँ हमारे संविधान के जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। इसी मऊ स्थान से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है चिनाब नदी, और ये आकर के आपका जमुना में मिल जाती है। तो मऊ से कौन सी नदी निकलेगी, चिनाब नदी, चिनाब। ये चिनाब नदी मऊ से निकलती है, जमुना में मिल जाती है। और इसके मिलने के बाद चिनाब से ज़्यादा गहरा ये जमुना नदी है, इसलिए जमुना के नाम से फिर ये आगे चलती है। और ये चिनाब की एक सहायक नदी है, जिसका नाम है क्षिप्रा नदी, उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन। ये भी पूछता है कि उज्जैन शहर जो है किस नदी के किनारे पर बसा है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये क्षिप्रा नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो चिनाब की। ये चिनाब नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो जमुना की। और जमुना की और बहुत सारी नदियाँ सहायक है, जैसे में एक नदी है जिसका नाम है बेतवा नदी। ये बेतवा नदी का उद्गम भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जो राजधानी है, उसी के ठीक बगल से ये बेतवा नदी निकलती है और जाकर के मिल जाती है फिर जमुना में। तो यहाँ पर अब बेतवा नदी की गहराई और जमुना नदी की गहराई दोनों मापा जाता है। दोनों की गहराई में बेतवा नदी की गहराई कम पड़ जाता है और जमुना नदी की गहराई ज़्यादा हो जाता है। फिर जमुना के नाम से ये आगे चली जाती है। जैसे ही यहाँ जमुना के नाम से यह आगे बढ़ती है, यहाँ पे एक और नदी है जिसका नाम है केन नदी। ये केन नदी ये आकर के मिल जाती है जमुना में, जमुना की सहायक नदी। अब मुख्य रूप से जब प्रयागराज में यमुना नदी मिलती है, तो यहाँ से फिर गंगा के नाम से जमुना नदी की गहराई मापी जाती है, गंगा की गहराई मापी जाती है। तो सबसे ज़्यादा गहरा होने के कारण हमारी जो गंगा नदी है, इसी के नाम से सारी नदियाँ आगे बढ़ती चली जाती है। मैदानी क्षेत्रों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये बिहार में प्रवेश कर जाती है, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में, बिहार से होते हुए थोड़ा सा झारखंड में, फिर आपका झारखंड से पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल से आपका बांग्लादेश में,
और बांग्लादेश से होते हुए ये आपका बंगाल की खाड़ी। बांग्लादेश में जाने से पहले आपको हम एक महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि ये गंगा नदी बांग्लादेश से जाने से पहले आखिर भारत में भी रहती है कि सारी बांग्लादेश से होकर ही गुजरती है। तो पहले हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश से जैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक है गाजीपुर, गाजियाबाद, गाजियाबाद। यहाँ आपका एक उत्तर प्रदेश में आकर के एक नदी मिलती है जिसका नाम है गोमती नदी। गोमती नदी ये फुलहर झील से निकलती है। फुलहर एक झील है उत्तराखंड के, वहाँ से निकलती है और आकर के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, यानी मुख्य रूप से गोमती नदी पर कौन से शहर बसा है, बार बार पूछता है कि गोमती नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो ये भी ध्यान में देना है कि किस नदी पर कौन सा शहर बसा है। तो गाजियाबाद में ये गोमती नदी फुलहर झील से निकलती हुई आकर मिल जाती है और गंगा की सहायक बन जाती है। ठीक जैसे यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे आपको मिलेगा एक छपरा, जो कि बिहार में है, छपरा। यहाँ पर भी एक नदी है जो आकर के छपरा में मिल जाती है जिसका नाम है घघरा नदी। घघरा नदी, इस घघरा नदी को ही एक और नाम से जानते हैं, जैसे सरयू नदी। सरयू, सरयू नदी कहें या घघरा नदी कहें, बात दोनों बराबर है। तो ये छपरा में आकर के सरयू नदी, घघरा नदी आकर के मिल जाती है। दोनों नाम इसी नदिया के हैं और इसका जो उद्गम स्थल है ये नेपाल से है। नेपाल, नेपाल से हमारे 2-3 नदियाँ निकलती है मुख्य रूप से, जैसे एक यहाँ पर नेपाल और उत्तराखंड, हमारा जो राज्य है भारत और नेपाल के बीच में एक काला पानी स्थान है। काला पानी, काला पानी का आप विवाद भी बीच में आया था, इसके बारे में आप जानते होंगे। तो ये काला पानी से एक काली नदी निकलती है, काली नदी, इसी को कहते हैं शारदा नदी। ये शारदा नदियाँ जो है आकर के छपरा में मिल जाती है जिसका नाम है घघरा नदी। अब ठीक छपरा से जैसे आप आगे बढ़िएगा आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम है सोनपुर। सोनपुर, इस सोनपुर में आपका नेपाल से एक गंडक नदी निकल कर आती है जो मिल जाती है गंडक। दूसरे आगे बढ़ेंगे जैसे ही एक और नदी है जो आकर के हमारी गंगा नदी में मिलती है, बूढ़ी गंडक। इसका नाम है बूढ़ी गंडक। अब बूढ़ी गंडक से जैसे आप आगे बढ़िएगा आपको एक नदी है जो नेपाल से निकल कर आती है जिसका नाम है कोसी नदी। कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक कहते हैं। ये नदियाँ बहुत अधिक मार्ग बदलने के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसी नदी के कारण बिहार में बहुत तबाही मचता है और ये बिहार की एक जगह है कुर्सेला। कुर्सेला नामक स्थान पर मिल जाती है। और सबसे अंत में बिहार में एक नदी है जिसका नाम है महानंदा। इस नदी का नाम है महानंदा। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में यही है महानंदा नदी जो आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। अब यहाँ से गंगा नदी में मिलने के बाद फिर अब यहाँ गहराई सबसे ज़्यादा गंगा नदी की होती है और गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती है ये नदी। इससे ठीक पहले आपको एक सोनपुर के बाद पटना मिलेगा, पटना। इस पटना में जाकर के अब एक नदी है जो कि दाहिने साइड से आता है, हमारे मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलता है। अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी और ये डायरेक्ट जाकर पटना के सामने आपको गंगा नदी में मिल जाता है, ये सोन नदी। अमरकंटक से एक और नदियाँ निकलता है जिसका नाम है नर्मदा।
ये नर्मदा नदी जाकर के पश्चिम की तरफ भारत में बहने वाली नदियाँ है नर्मदा, जो जाकर के अरब सागर में गिर जाती है, गुजरात से होते हुए और अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। तो नर्मदा नदी मुख्य रूप से गुजरात में भी बहती है और उसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी है। यहाँ से भी सोन नदी निकलती है और पटना में जाकर मिल जाती है। मिलने के बाद ये गंगा नदी जैसे आगे बढ़ती है झारखंड से होते हुए तो बढ़ती है पश्चिम बंगाल में, और जितना दूर गंगा नदी पश्चिम बंगाल में बढ़ती है उतना दूर के गंगा नदी को हम लोग पश्चिम बंगाल में फिर भागीरथी के नाम से जानते हैं। इतना दूर के गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में भागीरथी के नाम से जानते हैं। जैसे एक फरक्का परियोजना है, फरक्का बांध परियोजना किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी पे। कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। तो गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गंगा नदी हमारी दो भागों में बंट जाती है। एक भाग हमारा चला जाता है कोलकाता और दूसरा भाग चला जाता है ये आपका बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में जैसे ही ये हमारी गंगा नदी जाती है तो बांग्लादेश में ये आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश में हमारी गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा। क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। और गंगा की एक धारा यहाँ पे आकर गंगा दो भागों में बंट जाती है, दो धाराओं में। एक धारा का नाम हो जाता है आपका जो ये है आपका हुगली नदी, हुगली के नाम से जानते हैं इसको, हुगली जो है ये आपके पश्चिम बंगाल में है, गंगा से ही कट कर आया हुआ है। हुगली नदी पे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो कोलकाता। ये कोलकाता जो शहर है हुगली नदी पे बसा है और हुगली नदी का एक सहायक नदियाँ है जिसका नाम है दामोदर नदी, दामोदर नदी। ये दामोदर नदी जाकर हुगली में मिल जाती है और हुगली नदी जाकर फिर अंत में बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे धाराओं से होकर बंगाल खाड़ी में गिरती है, बंट जाती है। और यहीं पे बंगाल की खाड़ी में यहाँ से जो पद्मा नदी बांग्लादेश से होते हुए आती है यहीं पर गिरती है। जैसे देखिए पद्मा के नाम से बांग्लादेश में गंगा को जाना जाता है और पद्मा नदी में जैसे ही एक ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। तिब्बत के एक मानसरोवर झील है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और किस हिमनद से निकलता है? तो चोंगयोंगदुंग एक हिमनद का नाम है, वहाँ से वो निकलती है और भारत में जितना दूर बहती है उसको हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। जितना दूर भारत में बहती है ब्रह्मपुत्र। जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदियाँ बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको हम लोग, इसको बांग्लादेश के लोग इसको जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। अब हमारी जो गंगा नदी बांग्लादेश में गई इसको पद्मा के नाम से जानते हैं और जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में गई इसको जमुना के नाम से जानते हैं। दोनों नदियाँ आपस में आकर के मिल जाती है। मिलने के बाद इसके संयुक्त धारा जैसे ही आगे बढ़ती है इसको बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है, मेघना। अब ये मेघना नदी बहुत सारे धाराओं में बंटकर और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के मिलने के बाद पश्चिम बंगाल में ये जो सुंदरबन डेल्टा के नाम सुने होंगे, वहाँ पर नदियों के निक्षेप से ला करके बनाई गई जो अवशेष बचे हैं, अवक्षेप, नदी में जो कंकर मिट्टी बहाव लेकर जो नदी आती है जहाँ उसकी धारा कम पड़ जाती है वहाँ पर वो डेल्टा बनाता है। वहाँ पर सारा कचरा एकत्रित होकर त्रिभुजाकार डेल्टा बनाता है और उसी डेल्टा को हम लोग सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा।
और यहाँ पर सुंदर सुंदर वृक्ष होने के कारण इसका नाम पड़ा है सुंदरवन। इसका कोई नाम नहीं है, इसका नाम ही है सुंदरवन, क्योंकि यहाँ सुंदर सुंदर वृक्ष होते हैं और सुंदरवन डेल्टा के नाम से इसी को जानते हैं। तो चलिए एक बार फिर से इसको ध्यान दीजिए। अब आप ये बताइए पहले कि हमारी जो गंगा नदी है, गंगा नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? अगर हम आप लोगों से अब पूछें कि हमारी गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आप क्या बताइएगा? सारे लोग बोलते हैं कि गंगा गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो आप ही देखिए इसको कि गंगा गंगोत्री से निकलती है कि मंदाकिनी से निकलती है कि अलकनंदा से निकलती है कि धौली गंगा से निकलती है कि जमुनोत्री से निकलती है। तो जैसे ही आप पुलिस गैंगमैन खलासी चपरासी के एग्ज़ाम दीजिएगा, वो पूछता है कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो आपको आँख मूंद के मार देना है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है। लेकिन जैसे थोड़ा सा ऊपर जाइएगा, इस टाइप के क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा, तब आपसे वो दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। वो खुद जानता है कि गंगा नदी का उद्गम नहीं होता है। गंगा एक नदी है जो बहुत सारी नदियों को मिला करके बनती है और गंगा नदी एक तंत्र के रूप में जानी जाती है। तो गंगा नदी की लंबाई भी आप जान गए 2525 किलोमीटर, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। अब एक बात बताइए कि गंगा नदी के जो जल होता है, पानी, उसमें कभी भी कीड़े मकोड़े नहीं लगते। आखिर क्यों? कभी आपने ऐसे सोचा है? नहीं सोचा। तो आइए आज हम आपको बताते हैं। गंगा नदी में एक बैक्टीरियोफेज लगा हुआ है। बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस होता है, उसको लगाया गया है। वो क्या करता है, बैक्टीरियोफेज नामक वायरस, कि जितना इस गंगा नदी में आपका ये जीवाणु होगा, कीटाणु होगा, विषाणु होगा, जो कुछ भी होगा, उस सब कचरा को वो क्या करता है, कीड़े मकोड़ों को मार देता है। एक बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस है जो सबको मार देता है और गंगा एकदम क्लीन हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है। इसीलिए गंगा में कभी भी कीड़े मकोड़े नहीं पड़ते हैं। गंगा स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। चलिए अब आगे एक बार फिर से इसको देखेंगे कि सबसे पहले संतोपथ हिमानी से हमारी धौली गंगा नदी निकलती है, बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है। दोनों को मिलन स्थान को विष्णु प्रयाग कहते हैं। मिलने के बाद ये अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। आगे अलकनंदा के नाम से ही क्यों बढ़ती है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ज्योग्राफी का नियम यह कहता है कि दो नदियों के मिलन स्थल पर दोनों नदियों की गहराई मापी जाती है। जिसकी गहराई ज़्यादा होती है उसी के नाम से वो नदी आगे बढ़ती है। ठीक, तो ये बात तो आप पहले ही जान चुके हैं। तो आइए, दोनों नदियों के मिलन स्थल को विष्णु प्रयाग कहते हैं। फिर अलकनंदा की गहराई ज़्यादा है, अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। जैसे आगे बढ़ी एक नदी आ गई नंदाकिनी नदी। दोनों को मिलन स्थल को नंद प्रयाग कहते हैं। फिर यहाँ अलकनंदा मिलन स्थल को नंद प्रयाग कहते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं अलकनंदा नदी, फिर पिंडार नदी आकर मिलती है तो कर्ण प्रयाग कहते हैं। जब मंदाकिनी नदी आकर मिलती है तो रुद्र प्रयाग कहते हैं। जब यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद देव प्रयाग में भागीरथी नदी आकर मिल जाती है और टिहरी बांध परियोजना इसी भागीरथी नदी पर है। भागीरथी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है भिलंगना, और भागीरथी नदी आकर के जब अलकनंदा में मिल जाती है तो देव प्रयाग कहते हैं इसको। और देव प्रयाग में बार बार एग्जाम पूछता है कि देव प्रयाग में कौन सी दो नदियों के मिलने के बाद हमारी गंगा नदी का निर्माण होता है, तो अलकनंदा और भागीरथी मिलने के बाद हमारी गंगा नदी का निर्माण होता है। अभी तक हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों में थे, सबसे पहले अब मैदानी क्षेत्रों में जैसे बढ़ेंगे, हरिद्वार में चलते हैं। हरिद्वार में हमारी गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में हमारी जमुना नदी जमुनोत्री से निकलती है आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पर आकर प्रयागराज में मिल जाती है। इसकी लंबाई 1370 किलोमीटर है। जमुना नदी के बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे चिनाब, बेतवा, केन। चिनाब की सहायक नदी भी है एक क्षिप्रा। ये सब सहायक नदियाँ हैं जमुना की। जमुना भी जाकर गंगा में मिलती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि देश की सबसे बड़ी लंबी नदी, तो गंगा नदी। गंगा की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी, तो जमुना नदी। अब आगे जैसे बढ़िएगा, गाजियाबाद में एक गोमती नदी आकर जौनपुर जो शहर है गोमती नदी पर ही बसा है। जौनपुर
जौनपुर किस नदी पे बसा है? तो गोमती नदी पे बसा है। ये भी एग्जाम में पूछता है बार बार। जौनपुर किस नदी पे बसा है? गोमती नदी पे बसा है। गाजियाबाद से जैसे आगे बढ़ेंगे तो बिहार में नदियाँ प्रवेश कर जाती है, और बिहार में ये बलिया है, बलिया के बाद एक छपरा है, छपरा में जा कर के एक नदी है जिसका नाम है घघरा, उसी का नाम है सरजू नदी। और ये काला पानी यानी कि काला पानी जो नेपाल में है, भारत और नेपाल के बीच में, वहाँ से काली नदी निकलती है जिसका नाम है शारदा नदी। यही नदी को आगे चल के घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। ये छपरा में आकर के मिल जाती है। जैसे छपरा किस शहर पे बसा है? तो ये आपका घाघरा नदी पे। सोनपुर में जैसे आगे बढ़ेंगे, सोनपुर बिहार में है, और सोनपुर में आपका गंडक नदी आकर मिल जाती है, फिर गंगा में। और यहाँ से फिर जैसे आगे बढ़ेंगे बूढ़ी गंडक आकर के मिलती है गंगा में। आगे बढ़िएगा फिर कोसी नदी आकर मिल जाती है कुर्सेला में। अब बार बार ये सब क्वेश्चन पूछता है कि गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, कोसी, ये सब नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नेपाल से। नेपाल से सारी नदियाँ निकल कर आती है और बिहार में गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि बिहार में बार बार इतना दहाड़ क्यों आता है? तो यहाँ पर हम आपको क्लियर कर दें कि बिहार में जितनी सारी नदियाँ हैं वो सब हिमालय नदियाँ हैं, यानी कि जो हिमालय की तरफ से, नेपाल की तरफ से जो नदियाँ आती है उस सब को हिमालय नदियाँ कहते हैं। तो हिमालय नदियाँ सालों भर पानी बहता है इसमें, और जैसे थोड़ा सा बरसात होता है ये सब पानी ओवर होकर बिहार में आकर के पूरा एकदम बिहार को डुबो देता है। तो बिहार दो भागों में बटा है। बिहार के बीचों बीच से गंगा गुजरती है, और उत्तर भाग आपका बाढ़ क्षेत्र कहलाता है, बाढ़ क्षेत्र। और ये बिहार का दक्षिण भाग है। दक्षिण भाग में सूखा क्षेत्र होता है, क्योंकि इधर जो भी नदियाँ होगी ये सब बरसाती नदी है, केवल बरसात में पानी बढ़ेगा इसका। और इधर जो उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है ये सब क्यों बार बार बह जाता है, डूब जाता है पानी में? क्योंकि ये बाढ़ क्षेत्र इसलिए है कि यहाँ जितनी सारी नदियाँ आती है ये सब हिमालय से आती है, और हिमालय नदियों का एक खासियत है इस सब में सालों भर पानी बहते रहता है। और सालों भर पानी बहने के कारण थोड़ा सा बरसात में पानी होता है तो ये उत्तर क्षेत्र बिहार का आपका बाढ़ में डूब जाता है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आखिरकार हमारा बिहार बार बार बाढ़ में क्यों बह जाता है, खास करके उत्तर बिहार क्यों बाढ़ में डूब जाता है? तो हिमालय के सारी नदियाँ बिहार में उत्तर की ओर ही आकर गंगा में मिलती है, और यही सब नदियाँ तूफान मचाती है बरसात में। और दक्षिणी बिहार में नदियाँ जो है ये हिमालय नदियाँ नहीं हैं। जो भी छोटी छोटी नदियाँ होगी ये सब बरसाती नदियाँ हैं। बरसात में इस सब में पानी आएगा, और बरसात जब खत्म हो जाएगा पानी खत्म हो जाएगा। इसीलिए दक्षिण बिहार आपका सूखाग्रस्त हो जाता है, और उत्तर बिहार बार बार बाढ़ की चपेट में आ जाता है। तो आगे चलिए, हम लोग यहाँ पे एक बार फिर देखेंगे कि जब बिहार को पार करता है तो पश्चिम बंगाल में ये भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में ये दो भागों में गंगा नदी विभक्त हो जाती है। एक आपका है पद्मा जो बांग्लादेश में चली जाती है, और दूसरा जो है हुगली, आपका कोलकाता शहर उसी पे बसा हुआ है। हुगली की एक सहायक नदी है दामोदर नदी। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत मानसरोवर झील से निकलते हुए असम में प्रवेश करती है, और आपको बिहार में भारत में जितना दूर तक ये बहता है आपको ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। जैसे बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है आपको यही ब्रह्मपुत्र नदियाँ जमुना के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, और पद्मा, गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और पद्मा और जमुना दोनों मिल करके जब आगे बढ़ती है तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। और मेघना नदी बहुत सारी धाराओं में बंटकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ये आपका था गंगा नदी का अफवाह तंत्र। तो आपको अगर हमारा ये पढ़ाने का जो तरीका है आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो हम बनाएंगे और अपलोड करेंगे, हमारे चैनल का नाम है गंगावती। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अधिक से अधिक वीडियो बनाएं और आपके पास पहुंचाएं। अंत में हम आप लोगों से एक अनुरोध करते हैं, जितने लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों से अनुरोध करते हैं, जितने गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे भी अनुरोध करते हैं
कि आप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे दीजिए, हमारा देश अपने आप महान हो जाएगा। महान बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक सोच है, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे दीजिए, हमारा देश महान बन जाएगा। यही मेरा आपसे अनुरोध है। और एक अत्यंत दुखद सूचना कि हमारा देश आज फिर से तीसरी लहर की चपेट में ना आ जाए, इसके लिए ये मास्क जरूरी है। मास्क को अपने चेहरे पर ऐसे हमेशा लगाए रखें, क्योंकि हमारे देश में कोरोना का एक नया वेरिएंट जिसका नाम है ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, बाय बाय।